हेलो, इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज भी इस एपिसोड में हम लोग एक स्कीम को एनालाइज करेंगे और हमारे साथ हैं इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एक्सपर्ट मिस्टर मनोज श्रीवास्तव। मिस्टर श्रीवास्तव, वेलकम। थैंक यू राहुल एंड गुड मॉर्निंग टू द ऑडियंस। तो आज का क्या सवाल है आपका? हम लोग ने जो स्कीम सेलेक्ट की है वो है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की एक स्कीम, बैंक ऑफ इंडिया की लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी। तो इसको आज एनालाइज करते हैं। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया की लार्ज एंड मिड है, इसको एनालाइज करते हैं। और एपिसोड के शुरुआत में एक चीज़ मैं और आपके ऑडियंस से बोलना चाहूँगा कि एपिसोड को ध्यान से सुने और इस तरह की उनकी भी प्रॉब्लम होंगी जिन स्कीमों में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा होगा या इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे होंगे। तो अपने क्वेश्चंस को भेजते चलें, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी पड़ी है, और कुछ इंसिडेंटल सवाल हो तो वो भी पूछते चलें। ठीक है, अब आपकी जो क्वेरीज ऑडियंस की आपके पास में आई है उसमें आप करें बैंक ऑफ इंडिया लार्ज एंड मिड कैप। तो देखिए इसमें ऐसा है, परफॉर्मेंस को अगर सबसे पहले टेकअप करते हैं 3 महीने की परफॉर्मेंस ठीक है। ओके, ठीक है, मतलब बेंचमार्क के कंपैरिजन में ठीक है। बेंचमार्क के कंपैरिजन में ही 1 साल की परफॉर्मेंस भी ठीक है, क्योंकि बेंचमार्क को या तो क्रॉस कर रहा है या उसके बिल्कुल आसपास है। हाँ, कोई वाइड वेरिएशन नहीं। उसके बाद में फिर हम लोग जब आ रहे हैं तो देख सकते हैं एक बार 3 साल में, हाँ 3 साल में बेंचमार्क को ये बीट नहीं कर रहा है। तो अब ये आपके दर्शकों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 3 साल में ये बीट नहीं कर रहा है और 5 साल में भी बीट नहीं कर रहा है। बहुत वाइल्ड वेरिएशन नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा कम नहीं है बेंचमार्क से, लेकिन कम है। तो ये एंगल ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे हम लोग हर बार कहते हैं कि भाई हम कोई भी रिकमेंडेशन तो कर नहीं रहे हैं, फैक्ट्स को आपके सामने रख रहे हैं जो कि आपको हेल्प कर सके। अब इसके जो और फैक्टर को देखने की बात करें हम, तो अगर पी को देखें तो पी के फ्रंट से अच्छा काम किया है फंड मैनेजर ने। राइट, जो बेंचमार्क का पी है उसके कंपैरिजन में उन्होंने शेयर्स अच्छे प्राइस पे एक्यूमुलेट कर रखे हैं। राइट, तो सेफ्टी मार्जिन, तो क्या माने कि परफॉर्मेंस कम है लेकिन रिस्क भी कम है, तो उस मामले से ये स्कीम, क्योंकि सिर्फ परफॉर्मेंस को देखेंगे तो लग रहा है कि स्कीम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। हाँ, बट क्या रिस्क कम है इसमें? उसमें भी देखिए एक एंगल ये है देखने का, नॉर्मली एक सिस्टम है और जो कि ठीक है, 1 साल में कैसी रही, 3 साल में कैसी रही, 5 साल में कैसी रही, 10 साल में कैसी रही, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक इशू ये भी देखने का है कि अगर कोई चीज़ 10 साल की परफॉर्मेंस थी या 5 साल पहले की थी, तो ये भी तो हो सकता है कि 5 साल पहले कोई और फंड मैनेजर साहब हों, 3 साल पहले कोई और हैं, 1 साल पहले कोई और हों। तो रिसेंटली अगर बेंचमार्क को बीट कर रही है तो इसका मतलब फंड मैनेजर एंड फंड मैनेजमेंट की टीम इम्प्रूव करती जा रही है। तो अगर 3 साल में किसी ने थोड़ा सा ख़राब भी किया है, ख़राब से मतलब यहाँ पे इस रेफरेंस में बेंचमार्क से थोड़ा कम भी किया है, लेकिन ये भी देखना है रेलेवेंट कि भाई 1 साल में कैसा किया, 3 महीने में कैसा किया, वो ज़्यादा रेलेवेंट हो रहा है। वो ज़्यादा रेलेवेंट हो रहा है, वही शायद आगे भी परफॉर्मेंस वही होगा। क्योंकि जैसे जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी होता है कि भाई जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो कोई गारंटी नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं है, तो ये अप्लाई होता है बहुत। 3 साल पहले बहुत अच्छा कर रहा था, 5 साल पहले बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है। तो रीसेंट जो है परफॉर्मेंस वो ज़्यादा रेलेवेंट है। तो रीसेंट में 1 साल में ठीक काम कर रही है, बीट किया है, यस, बहुत ज़्यादा मार्जिन के साथ नहीं बीट किया, बट बीट किया है। और रिसेंट की फिर ये पी हो गई, यानी कि शेयर्स भी उन्होंने अच्छे प्राइस पे एक्यूमुलेट कर रखे हैं। तो ये पी और पीबी भी फेवरेबल है। नंबर ऑफ स्टॉक लार्ज एंड मिड है, ठीक है, अब 66 है। ये तो देखिए फंड मैनेजर की कॉल है, इसमें प्रीडोमिनेंटली लार्ज कैप है। ये नंबर मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि नंबर हर महीने चेंज होते रहेंगे,
फंड मैनेजर की कॉल है। और ये जो नंबर होता है हमारे पास वो भी मंथ एंड का होता है, कैलेंडर मंथ एंड का होता है। तो आप ड्यूरिंग द मंथ बोल रहे हैं तो उसमें भी 2-4% का फ़र्क हो सकता है, लेकिन जितना रिकॉर्ड हम लोगों के पास है और जो कि लेटेस्ट है तो प्रीडोमिनेंटली लार्ज कैप है, तो ठीक है। और केवल एक ही ऑब्जर्वेशन है, मैं इसको माइनस पॉइंट तो नहीं कहूँगा, एक ही ऑब्जर्वेशन है कि फंड साइज़ कम है। फंड साइज़ थोड़ा सा कम है, तो फंड साइज़ कम होने से थोड़ा सा एक डिस्कम्फर्ट ये रहता है कि अगर कभी कोई आपका बड़ा इन्वेस्टर है, कोई कॉरपोरेट इन्वेस्टर है और उसने रिडेम्पशन लगा लिया तो थोड़ा फंड हिल जाता है। और जब फंड हिलता है और आपको तो रिडेम्पशन ड्यू डेट पे प्रोवाइड करना है, तो वहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि आपको एक तरह से हार्ड प्रेस्ड हो जाए बेचने के लिए, और जो लेफ्ट आउट इन्वेस्टर हों उनको थोड़ी सी दिक्कत हो जाए। इसके अलावा कोई ख़ास दिक्कत ऐसा नहीं लग रही है। तो ये एक एंगल है। अब इसमें एक एंगल और है, जरा मैं देखने की कोशिश करता हूँ। लगता है मुझे तो ठीक है, डोमेस्टिक इक्विटी ही है पूरी, वो तो सही है। और भी ठीक है, बात कर ही लिया हम लोगों ने, भी ठीक है। ऊपर के अगर मैं टॉप 5 या 10 शेयरों की बात करें तो वो भी ठीक लग रहे हैं। HDFC बैंक है, रिलायंस है, इंडस टावर है, ऑफ लेट इंडस टावर के बारे में पॉजिटिव बातचीत चल रही है, SBI है, L&T है, TCS है, हीरो मोटर है, तो ठीक है। तो डेटा ठीक बता रहा है। अब हम लोगों की एज़ यूजुअल एडवाइस रहती है कि आप इन्हीं लाइंस पे थोड़ा सा और पढ़ें, थोड़ा और समझें, और उसके बाद ही फिर अपना डिसीज़न लें। तो एक डिसेंट स्कीम है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव भी हो रही है, लेकिन एक कंसर्न है कि अभी फंड साइज स्मॉल है, तो वो एक ध्यान में रखने वाली बात है। अब बस एक चीज़ प्रैक्टिकल जो मैं अगर बात करूं तो वो ये निकल के आता है कि आप देखिए ये स्कीम जो है 5 साल पुरानी भी है, ठीक है जी। बैंक ऑफ इंडिया जैसे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, 5 साल पुरानी स्कीम है, तो फिर फंड साइज इतना छोटा क्यों रखते हैं ये? क्या ये ज़्यादा इन्वेस्टर्स तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, अपनी बात नहीं पहुंचा रहे हैं? अब इस पे इन्वेस्टर तो कुछ कर नहीं सकता है। दिस इज़ समथिंग कि AMC को देखने की बात है, बट इस परफॉर्मेंस से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, ये सिचुएशन है। तो हम लोग ने बैंक ऑफ इंडिया लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट स्कीम हम लोग जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो है कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ ग्रोथ। तो ये भी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में ही आती है। तो इनफैक्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि पिछली स्कीम से कैसे इसको मैच कर रही है, कैसे कम है। ठीक है, तो ये जो आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑडियंस के, तो चांस की बात है कि ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये एक ही कैटेगरी के हैं, तो थोड़ा सा और एक क्लैरिटी हो जाती है। अब देखिए, कैनरा रोबेको अच्छा फंड हाउस है और कुछ स्कीमें काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, बट जैसे इस स्कीम को मैं देख रहा हूँ तो 3 महीने में तो ठीक है, ओके, इन द सेंस कि बेंचमार्क को से बेटर काम कर रहे हैं। सरप्राइजिंगली 1 साल में बेंचमार्क को नहीं अचीव कर पा रहे हैं। 3 साल में भी नहीं अचीव कर पा रहे हैं, और 5 साल में भी नहीं अचीव कर पा रहे हैं। तो कहेंगे कॉज ऑफ कंसर्न है इस स्कीम में। हाँ, कॉज ऑफ कंसर्न बेंचमार्क को भी अगर नहीं कर पा रहे हैं कंसिस्टेंटली, और 1 साल, 3 साल, 5 साल नहीं कर पा रहे हैं, तो फंड मैनेजर तो अपना देखेंगे ही, इन्वेस्टर को समझना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है। तो एक रूल ऑफ थंब ले लेना चाहिए, बेंचमार्क एटलीस्ट बीट हो। अगर बेंचमार्क भी स्कीम नहीं बीट कर पा रही है टाइम एंड टाइम अगेन, तब तो इससे बेटर है कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दें फिर तो। हाँ, अब इससे रिलेटेड 2 चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो क्या है कि एज यू सेड बेंचमार्क तो अचीव करना ही चाहिए ना, पर्पज़ वही है। रेगुलेटर्स ने जो सिस्टम डलवाया हुआ है कि आप अपनी स्कीम का बेंचमार्क
जो एएमसी ने ही डिसाइड किया, फंड मैनेजमेंट टीम ने डिसाइड किया है, उसको तो अचीव करेंगे। अगर वो नहीं अचीव हो रहा है तो इन्वेस्टर के लिए बड़ा इजी है कंपेयर करना कि एब्सोल्यूट बहुत अच्छी परसेंटेज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, हाइपोथेटिकली 15, 20, 25 वट एवर, बट इट शुड बी रिव्यूड इन व्यू ऑफ द स्कीम बेंचमार्क। हाँ, यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है वो भी इम्पॉर्टेंट है कि स्कीम बेंचमार्क ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी दूसरे बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे तो आप खुश भी हो सकते हैं और दुखी भी हो सकते हैं। तो वर्ड ऑफ कॉशन कि आप स्कीम के बेंचमार्क से ही कंपेयर करें। अब निफ्टी 50 का बेंचमार्क कुछ और हो सकता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का कुछ और हो सकता है, मिड कैप 150 का कुछ और हो सकता है। अब अगर मिड कैप है तो थोड़ा रिस्क का एंगल ही बढ़ सकता है, उसका बेंचमार्क भी डिफरेंट हो सकता है। तो इसलिए स्कीम के बेंचमार्क पे फोकस कीजिए। स्कीम का सिलेक्शन करते वक्त अब आपको समझ होनी चाहिए कि ये तो बात हो गई केवल कि भाई बेंचमार्क को क्रॉस किया या नहीं क्रॉस किया। अब वो हम लोग आगे इस सीरीज़ को चलाएंगे तो उसमें हम समझाने की कोशिश करेंगे कि स्कीम्स का कैटेगरी का सिलेक्शन कैसे करें। हाँ, अभी प्राइमरी बात करते हैं तो यस, इन्वेस्टर शुड लुक एट कि क्या परफॉर्मेंस रही, एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम विज बेंचमार्क ऑफ दैट स्कीम। से या सिर्फ निफ्टी 50 से कंपेयर ना कर लें कि उसको बीट करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि निफ्टी 50 का रिस्क अलग होगा और मिड कैप 150 का रिस्क अलग होगा। तो हो सकता है मिड कैप 150 वाली स्कीम में इन्वेस्ट किया हो तो निफ्टी 50 से अगर कंपेयर करेंगे तो लगेगा उसको बीट कर रहे हैं, लेकिन रिस्क भी तो ज़्यादा लिया हुआ है। अब नॉर्मली क्या होता है, अब ये हम लोग बात कर रहे हैं, आप समझिए कि आम इन्वेस्टर की, और जब मैं आम इन्वेस्टर कह रहा हूँ तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 90-95% लोग उसी डेफिनेशन में आते हैं। तो ट्रेंड क्या होता है, टीवी खोलिए या न्यूज़पेपर उठाइए और देख लीजिए निफ्टी का क्या चल रहा है या सेंसेक्स क्या चल रहा है। नॉर्मली ये बात होती है। अब निफ्टी और सेंसेक्स की बात हो रही थी, वो तो लार्ज कैप की बात हो रही है। अब आपने लगाया हुआ स्मॉल कैप में, आपने लगाया हुआ मिड कैप में, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें कि कंपैरिजन के वक्त स्मॉल कैप लगाना है कि नहीं लगाना है, मिड कैप लगाना है कि नहीं लगाना है, वो एक अलग डिस्कशन का पार्ट बनेगा जो हम लोग आगे टेकअप करेंगे। तो अभी तक ये बेंचमार्क वाले पे तो बात नहीं बनी इसकी। अब इसके बाद हम जरा और फैक्टर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो पी रेशियो जो बेंचमार्क का है उसके कंपैरिजन में इनका पी रेशियो ज़्यादा है, और यहाँ ज़्यादा होना नुकसान वाली बात है, फेवरेबल नहीं है। पीबी रेशियो भी इनका बेंचमार्क पीबी के रेशियो से अनफेवरेबल है। मैं ऑडियंस के और आपके इन्वेस्टर के एंगल से बात करूं तो ये माइनस पॉइंट है, दिख रहा है बढ़ा हुआ, लेकिन यहाँ बढ़ा हुआ माइनस पॉइंट है। स्टॉक्स ठीक है, मार्केटिंग टीम अच्छी है, 24,000 करोड़ रुपए के आसपास का टोटल असेट्स है और प्रीडोमिनेटली लार्ज कैप है। ये थोड़ा सा इशू आ रहा है इसमें कि परफॉर्मेंस पे और जो इंसिडेंटल पी वाली बात है उसके हिसाब से थोड़ा सा इसमें इशू है, ये थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। अब एक मिनट आप मुझे और देंगे तो इसमें AUM कंसर्न नहीं है, इसमें PE का ज़्यादा होना और परफॉर्मेंस का कम होना ये कंसर्न अभी लग रहा है। महंगा PE और अंडर परफॉर्मेंस ये एक कंसर्न है। तो इसको अब आप ध्यान में रखेंगे और आपके ऑडियंस ध्यान में रखेंगे और उसके हिसाब से फिर आप देख सकते हैं। हाँ, ये एक ज़रूर रिक्वेस्ट आपके ऑडियंस के साथ में है कि अगर ये वीडियो या एपिसोड आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो एक तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करेंगे ताकि वो भी इसी तरीके से चीज़ों को समझ सकें।
तो ठीक है, इस स्कीम को हम लोग समअप करते हैं कि हम लोगों ने परफॉर्मेंस, पीई, एयूएम इस पे बात कर ली है। तो ठीक है, थैंक यू मिस्टर श्रीवास्तव। तो इस एपिसोड को हम लोग एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप या तो कमेंट्स में उसे लिख सकते हैं या फिर जो मेल आईडी मेंशन की है डिस्क्रिप्शन में उसमें भेज सकते हैं। होप कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।